नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की एसएसटी पढ़ा रहा था। यानी कि आपका जो सामाजिक विज्ञान वाला पार्ट है, मैं उसको पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको मैंने आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करके आपके जो 5 चैप्टर है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं उसके क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और आपका जो आगे का जो भी इसमें चीजें बची हुई जो भी सिलेबस में, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, ये सारे वीडियो से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आज मैं आपके लिए आपका जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि आपके एसएसटी में टोटल चार सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री है, कह सकता हूँ जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और साथ में सिविक्स, यानी कि जो कि एक प्रकार से पॉलिटी आपका है। तो यहाँ पे हिस्ट्री खत्म हो चुका है, ये आपका जियोग्राफी वाला पार्ट यानी भूगोल वाला पार्ट है, और जिसका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और आपको पता है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि टोटल इसमें भी आपको 4-5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से मैं ये कह सकता हूँ एग्जाम में जियोग्राफी से जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है, उसका एक प्रकार से कह सकता हूँ 40% मार्क्स आपका इसी चैप्टर से बनता है। तो यहाँ पे हमें सारी चीजों को ध्यान से बिल्कुल समझना है, क्योंकि यहीं से हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है तो हम इसको अगर डिटेल से पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको फिगर में कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा, मैं धीरे धीरे सारी चीजों को बता रहा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसा? जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप सोलर सेल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके अलावा ऊपर आपको पवन चक्की है। तो हम क्या करेंगे, इससे कह सकता हूँ एक प्रकार से लाइट का निर्माण करेंगे, यानी कि जो हमारी लाइट आती है, जो करंट आती है, उसका हम यहाँ पे उत्पत्ति करेंगे, एक प्रकार से बिजली का निर्माण करेंगे। दूसरा, आपको यहाँ पे कई सारे बिल्डिंग्स दिख रही, यानी एक प्रकार से कह सकता हूँ कि ये क्या है, मानव द्वारा निर्मित कुछ कह सकता हूँ चीजें हैं, इस प्रकार से हमें समझ में आ रहा। यहाँ पे कुछ आपको किसान जो है वो खेती करते हुए नजर आ रहे होंगे, कहाँ पे, भूमि पे। तो यही है हमें यहाँ पे देखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य दिख रहा होगा, कहाँ पे, ये आपको चीजें दिख रही हैं। इसके अलावा आप एक और चीज यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपका मिट्टियों का कटाव हुआ है, यानी कि अपर्दन हुआ है। इसके अलावा ये हमारा ग्लोब है, हमारा अर्थ है। तो ये जो फिगर है ये टोटल हमें यही बता रहा है कि इसमें हमें क्या चीजों को पढ़ना है। तो आइए हम पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि संसाधन क्या होता है, विकास क्या होता है। ये सारी चीजों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला टॉपिक क्या आता है, संसाधन। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है, जो वीडियो को देखते होंगे उनको ये पता होगा कि पहले मैं चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद जो लिखा होगा मैं उसको पढ़ के आपको बताऊंगा, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो संसाधन होता क्या है, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे, संसाधन को हम जो है इंग्लिश में रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं। तो रिसोर्सेस होता क्या है, तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसी अर्थ पे पाई जाने वाली कोई भी चीज हो, यानी कि इस अर्थ पे कोई भी चीज पाई जाए जो क्या करे, हमारे कह सकता हूं जो हमारी आवश्यकता हो, आवश्यकता की पूर्ति करता हो, वो क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। तो संसाधन मैंने क्या बताया कि संसाधन कुछ भी हो सकता है। मतलब संसाधन में हम किसी भी चीज को संसाधन कह सकते हैं, रिसोर्सेस कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख करके बता दे रहा क्या होता है संसाधन, ध्यान से देखिएगा। हाँ, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि संसाधन क्या होता है, रिसोर्सेस क्या होता है। तो संसाधन का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज हो, यानी कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, वो क्या करे, कोई वस्तु हो और वो क्या करे, मानव की आवश्यकता को पूर्ति करे। कोई वस्तु हो जो क्या करे, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे, मानव की आवश्यकता कह सकते हैं, जरूरत की पूर्ति करे, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, संसाधन है एक प्रकार से। जैसे कि हमें क्या होता है कि हमें गाड़ी चलाने के लिए आवश्यकता पूर्ति करे। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा कि जैसे हमें खाना खाने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए क्या चाहिए, हमें अनाज चाहिए। तो वो जो अनाज है वो क्या एक प्रकार से हमारे लिए जीने का एक क्या है, संसाधन है। हमें पानी पीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी क्या है, एक प्रकार से हमारा क्या है, संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को ये क्या कर रहा, पूरा कर रहा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, संसाधन कुछ भी हो सकता है। इस अर्थ पे संसाधन बहुत सारे होंगे, वो क्या होंगे, कह सकता हूँ एक प्रकार से केवल वो क्या करने चाहिए, हमारी जो जरूरत है, हमारी जो नीड्स है, उसको अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं, इसी को हम संसाधन के नाम से जानते हैं। और चीज और क्या कह सकता हूं, जैसे पेट्रोल है वो क्या है,
वो भी एक प्रकार का हमारा संसाधन है, क्योंकि हमें गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होगी, डीजल की जरूरत होगी, तो वो क्या कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है, क्या करने में, हमें यहाँ से वहां आने जाने में। और उसमें क्या चाहिए, डीजल चाहिए या पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल भी क्या होगा, एक प्रकार का संसाधन होता है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे संसाधन में लिखी हुई हमें मिल जाएंगी कि रिसोर्सेस यानी कि संसाधन आपका क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब जो लिखा है मैं आपको समझा देता हूँ। बोला कि हमारे पर्यावरण में यानी कि हमारा ये जो इन्वायरमेंट है उसमें उपस्थित वे सभी चीजें जिनका उपयोग हम क्या करें, जिनका उपयोग हम अपनी जरूरतों या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिए इसी को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं, इसी को संसाधन कहते हैं। आगे क्या बोला, पर्यावरण में मनुष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रौद्योगिकी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको पहले प्रौद्योगिकी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी। क्या हुआ इसका मतलब, मैं आपको पहले समझा देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। टेक्नोलॉजी का यूज करके वो क्या करेगा, वस्तुओं का निर्माण करेगा। जैसे मैं ये कहूं कि जो पेट्रोल होता है या जो लोहा होता है, ये हमें शुद्ध रूप में जैसा हमें दिखता है उस प्रकार से मिलता नहीं है। हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की मशीनों का उपयोग करके जो पेट्रोल है, जो डीजल है, उनको हम जमीन के अंदर से निकालते हैं और फिर क्या करेंगे, उसको हम लोग रिफाइन करके यानी कि उसको प्योर करके हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और वो फिर क्या होता है, हमारा कह सकता हूं हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो नीड्स होती है, उसको वो पूरी तरीके से कंप्लीट करेगी। तो एक प्रकार से ये भी कह सकता हूं जो टेक्नोलॉजी है वो रिसोर्सेज को बनाने में हेल्प करती है। और किसके लिए, तो याद रखिएगा मानव के लिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम रिसोर्सेज को किस प्रकार से बनाते हैं, तो याद रखिएगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जैसे मैं ये कहूं कि जो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर खनिज पाए जाते हैं, माइंस पाए जा मतलब खनिज पाए जाएंगे, तो हम क्या करते हैं हम वहां पे खुद कह सकता हूँ समुद्र के अंदर चीज जाते हैं। अब कैसे जाएंगे, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। जैसे हम वहां पे सांस लेने के लिए लेके जाएंगे, इसके अलावा हम वहां पे टार्च जैसी चीजों को लेके जाएंगे ताकि समुद्र के अंदर जब जाएं तो हमें चीजें पता चले। इसके साथ ही हम अलग अलग प्रकार के कैमराज लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें चीजों को पहले ऑब्जर्व करना होगा, बाद में हम उस पर कार्य कर सकते हैं। तो वहां पे हम क्या करें, एक प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रौद्योगिकी वर्ड नहीं समझ में आया होगा तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको हम लोग टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इससे होता क्या है, इससे वस्तुओं का निर्माण होगा और जो वस्तुएं होंगी वो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करेंगे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको जो रिसोर्सेस है, जो चैप्टर है, वो आपका पूरी तरीके से समझ में, चैप्टर का जो नाम है वो समझ में आ गया होगा। डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो इसको हम लोग कहते हैं विकास। यानी कि अगर किसी भी चीज को बनाई जा रही है और उससे क्या है, नई नई वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे हम रोड का निर्माण कर रहे हैं, तो रोड का निर्माण हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उससे हम इजिली एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो वहां पे हम जो रोड बना रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। डेवलप का मतलब हम वहां पे उस रोड का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे इस चैप्टर में आपको, इस चैप्टर का नाम में जो लिखा है संसाधन और विकास, वो इस चीज पे आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया। और याद रखिएगा दोनों में हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे क्या आपको बता रहा कि इसकी कुछ विशेषता होती है। क्या होती है विशेषता, मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान नहीं देनी है, मैं जो आपको बता रहा पहले उसको एक बार सुन लीजिएगा, इसके बाद चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक बात हमें ये बताइएगा कि ये जो संसाधन है, जो आपके रिसोर्सेस है, ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो संसाधन है वो दो प्रकार से हो सकता है। कैसे ये बनते हैं संसाधन, तो याद रखिए ये संसाधन या तो हमें, ये जो नेचर है उसने हमें प्रोवाइड किया है, या तो क्या है कि या तो इसे मानव खुद बना रहा। जैसे मैं ये कहूं कि जो हवा है वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। कैसा संसाधन है, तो आंसर होगा इसका कि सांस लेते हैं हम हवा के माध्यम से, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हवा क्या होगी, एक प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। अगर मैं बात करूं, जैसे मानव कई प्रकार की चीजें बना, जैसे फसलों का उत्पादन करता है, तो वो भी क्या है, हमारे जीने का एक संसाधन है। तो उसको कौन बना रहा, मानव बना रहा था। इसको हम कह सकते हैं ये मानव द्वारा निर्मित संसाधन है। तो जो संसाधन है वो दो प्रकार से निर्मित किए जाएंगे, एक तो मानव बनाएगा और दूसरा कौन बनाएगा, दूसरा हमारा जो है नेचर।
तो पहला क्या मैं यहाँ पे पॉइंट लिख सकता हूँ कि जो संसाधन है, संसाधन का निर्माण, यहाँ पे जो संसाधन है, संसाधन का निर्माण कौन करता है? यहाँ पे संसाधन का निर्माण दो तरीके से हो सकता है। कैसे? पहला आपका मानव द्वारा और दूसरा आपका प्रकृति द्वारा। पहला हो गया मानव और दूसरा हो गया प्रकृति। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? जैसा कि आपको पता है कि ये जो रिसोर्सेस है, मैं आपको ये बता रहा कि जैसे मान लीजिए मेरे घर में क्या हो कि मान लीजिए 2 क्विंटल क्या हो चावल हो, तो ये एक लिमिटेड है, यानी कि इसकी एक लिमिट है। अगर मैं इससे ज्यादा यूज इसका नहीं कर सकता, तो ये 2 क्विंटल है तो केवल 2 क्विंटल ही रहेगा। तो यहाँ पे ये कह सकता हूँ एक प्रकार से जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। कैसे? अगर आप पेट्रोल का ज्यादा यूज कर दोगे, यानी कि जितने भी पेट्रोल जहां से भी निकाले जा रहे हैं, अगर सारी चीजों को आप यूज कर दिए तो आने वाली जो भी पीढ़ियां होंगी उनके लिए आपका कह सकता हूं एक प्रकार से इस जो पेट्रोल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि पेट्रोल बनने में, उसको निर्मित होने में लगभग अरबों वर्ष लगते हैं। जब कह सकता हूं कि जो सड़े गले पदार्थ है, जो पेड़ के कह सकता हूं धंस जाते हैं, जो चीजें मर जाती हैं, वो जमीन के अंदर जब दबती हैं तो बाद में उसी से जीवाश्म ईंधन बनता है और फिर वही क्या है आपका, उसी से आपका पेट्रोल बनता है। तो उसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो याद रखिएगा, वो आपके लिमिटेड होते हैं। संसाधन आपके कैसे होंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? संसाधन हमारा ये सीमित होता है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो जाता है। और भी इसके कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया कि ये जो संसाधन होते हैं ये कैसे होते हैं? तो ये आपके लिमिटेड होते हैं। और क्या है? ये हमें क्या करते हैं? सेवाएं प्रदान करते हैं। सेवाएं का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रकार से जो गाड़ी हुई, गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल हुआ है, ये क्या कर रहा? हमारी हेल्प कर रहा दूरियों को तय करने में। मतलब कि जब वो उनका उपयोग हम गाड़ी में कर रहे हैं, या गाड़ी भी एक प्रकार से आपकी कह सकता हूँ संसाधन है, तो वो हमें क्या करती है? हमारी जरूरत को पूरा करेगी। कैसी जरूरत? जो कह सकता हूँ एक प्रकार से यहाँ से वहां, यानी कि लंबी दूरियों को तय करने में क्या करती है? हमारी मदद करती है। तो ये क्या संसाधन हमें क्या करेगा? सेवाओं को प्रदान करता है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि संसाधन या जो रिसोर्सेस है वो हमें क्या देता है? वो हमें सर्विसेज देता है। तो तीसरा पॉइंट क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो संसाधन होता है वो क्या करता है हमारे लिए? संसाधन हमारे लिए सेवाएं प्रदान करेगा, यानी कि सेवाओं को देगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है? आगे और इसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं उसको भी क्लियर कर दे रहा जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। तो बोल रहा कि जो संसाधन होते हैं उनको हम उपयोगी बनाते हैं। कई चीजें हमें बनी हुई मिल जाएंगी, जैसे हवा है, तो हवा को हमें कह सकता हूँ फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है? खुद ऑलरेडी वो शुद्ध है। हाँ, ये है कि मानव ने उसको अशुद्ध बनाने के लिए कई सारे कह सकता हूँ विकास का जब कार्य किया, तो हवा जो है वो धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो गई, लेकिन वो थी किसमें? शुद्ध रूप में। और आज भी कई जगहों पे जो हवाएं हैं वो किस रूप में है? शुद्ध रूप में है। तो अगर नहीं है कोई चीजें, तो हम क्या करेंगे? उसको उपयोग अपने लिए उपयोग करने के लिए क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। जैसे पेट्रोल है, वो हमें कह सकता हूँ शुद्ध रूप में नहीं मिलेगा, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको शुद्ध बनाते हैं और अपना उपयोग करते हैं। जैसे लोहा है, जब जमीन के अंदर से निकाला जाता है तो वो शुद्ध नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको मशीनों के द्वारा शुद्ध बनाते हैं फिर हम उसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। इसके बाद तो यहाँ पे कह सकता हूं कि जो संसाधन है, चौथा पॉइंट कि जो संसाधन है उसको हम क्या करते हैं? उपयोगी बनाते हैं, खुद के लिए उपयोगी बनाते हैं। जब हम उसका उपयोग करना चाहते हैं तो वो हम क्या करेंगे? उसका उपयोगी बनाने के लिए हम उसका कह सकता हूं कि प्रयास करते हैं। अलग अलग उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको प्रयास करेंगे, उपयोग करते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे? उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके की चीजें होती है। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कि इसमें हम क्या करेंगे? अगर हम किसी भी चीज को कह सकता हूं जो संसाधन है उसमें हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसके रूप को परिवर्तित। हाँ, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते रहेंगे और साथ में जो रिसोर्सेस हैं उनके रूप को चेंज कर देंगे, और उसका क्या होगा? उपयोगी जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए, जो चीजें मैंने आपको समझाई वही आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे। पहला आपको पॉइंट बोल रहा है कि संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं और साथ में मानव निर्मित होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले पॉइंट में समझा दिया। तो इसका ये पहला लक्षण हो जाता है। दूसरा कि संसाधन जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा क्या कि इसमें हम क्या करते हैं? वस्तुएं, ये क्या करते हैं? संसाधन हमें क्या करेंगे? ये हमें सेवाओं को प्रदान करेंगे, ये हमें क्या करेंगे? सोर्सेस को प्रोवाइड करेंगे।
इसके अलावा उपयोगी बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, तो प्रयास करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। साथ में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम क्या करेंगे, संसाधनों की उपयोगिता को चेंज करते रहेंगे, बदलते रहेंगे। तो इस प्रकार की चीजें आपको हो जाती है और आपको ये समझ में आ जाता है कि संसाधन की विशेषता या लक्षण क्या होते हैं। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोल रहा, आगे हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो संसाधन है उसको हम अलग अलग प्रकार से विभाजित करते हैं, यानी कि संसाधन को अलग अलग प्रकार से बांटते हैं। किस प्रकार से ये इनका विभाजन होता है, किस प्रकार से संसाधन का वर्गीकरण होता है, हम एक एक करके चीजों को समझेंगे और फिर क्या करेंगे, जो भी होगा सारी चीजों को मैं आपको मर्ज करके एक एक करके बता दूंगा। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि संसाधन जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहले मैं बात करूं कि संसाधन का जो वर्गीकरण है उसमें हम उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर सर, इसका मतलब क्या हुआ, पहला होता है इसमें एक जैव संसाधन और दूसरा क्या होता है, अजैव संसाधन। यानी कि उत्पत्ति का मतलब कोई संसाधन है वो किस प्रकार से निर्मित हुए हैं उसको हम कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से 3 दूसरे रहेंगे और एक ये इसमें से दे देगा, या इसमें से 2 कर देगा, 2 कोई दूसरा, और ए और बी इस प्रकार का कोई ऑप्शन दे देगा। तो आपको इस प्रकार से चीजों को देखते हैं। पहला हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा होगा समापयोगिता के आधार पे, यानी कि समापयोगिता का मतलब क्या होता है, जब चीजें खत्म होने वाली उसके हिसाब से हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे अलग अलग प्रकार से यहाँ पे डिवाइडेशन है, इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो हम सारी चीजों को यहाँ पे देखते हैं। पहला आपको यहाँ पे क्या बोला कि उत्पत्ति के आधार पे, मैंने बताया कि चीजें किस प्रकार से, जो संसाधन है वो किस प्रकार से उत्पत्ति उनकी होती है उसके आधार पे हम करते हैं। तो ये जो कह सकता हूं एक प्रकार से जो उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। एक चीज आपको यहाँ पे जैव और अजैव में याद रखना है कि जैव का मतलब होता है जीवित और अजैव का मतलब होता है कह सकता हूं जो जीवित ना हो, यानी कि निर्जीव। यहाँ पे क्या, जो जीवित हो, यहाँ पे जो जीवित नहीं हो, यानी कि ऐसे संसाधन जो जीवित चीजों से उत्पन्न हुए हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जैव संसाधन कहते हैं। और दूसरा क्या, ऐसे संसाधन जो जैव चीज मतलब कि जीवित चीजों से नहीं, यानी कि जो मरी हुई चीजें उनसे निर्मित हो उसको हम क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा अजैव संसाधन। यानी कि जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का अगर हम बात करें, डिवाइडेशन, इसका जो विभाजन है तो वो कितना कह सकता हूं एक प्रकार से कि कितने पार्ट में डिवाइड है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 प्रकार। पहला जैव संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो जीवित चीजों से मिले उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं जैव संसाधन। और अजैव संसाधन का मतलब ऐसे संसाधन जो क्या हो, हमें जीवित चीजों से ना, मतलब कि मरी हुई चीजों से मिले या निर्जीव पदार्थों से मिले, तो इसको हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। तो वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या बोल रहा कि जैव संसाधन क्या होता है, तो वे संसाधन जो क्या मिले हमें जैव मंडल में, जैव मंडल से मिलते हैं। जैव मंडल का मतलब जीवित चीजों से मिलते हैं, जैसे कि मनुष्य से या फिर वनस्पति से, मछली, प्राणी, पशु, इन सब से, वनस्पति से भी हमें चीजें मिलते हैं। इस प्रकार की चीजों को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीजों को हम कहते हैं जैव संसाधन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोला, अजैव संसाधन क्या होते हैं, तो इस चीज को भी मैं आपको समझा दे रहा। मैंने आपको बताया जो निर्जीव चीजें से मिले उनको हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे क्या एक चीज याद रखना है, एक वर्ड, यानी कि ये हमें किन से मिलता है, तो ये निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं। जैसे कि मिट्टी हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, ये भी हमें संसाधन के रूप में मिलते हैं, लेकिन इनका निर्माण मरी हुई चीजों से मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको पता है कि मिट्टियां जो होती है वो पत्थरों से टूटने से बनती है या पहाड़ों के टूटने से बनती है। तो उससे क्या होगा, मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गया आपका अजैव, जबकि इधर वाला क्या हो गया आपका जैव संसाधन। जैसे वनस्पतियों से हमें क्या मिलेगा, जैसे हमें वनस्पतियों से खाने के लिए फल मिलेंगे, तो वो क्या है, हमें कह सकता हूं एक प्रकार से हमारे लिए जैव संसाधन है। आपको पता है कि कई प्रकार के मांस मिलते हैं, वो क्या मिलते हैं, हमें जीवित चीजों से मिलते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे आपके लिए जैव संसाधन हो जाएंगे। और यहाँ पे अजैव संसाधन, यानी उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन हुए, जो रिसोर्सेस है वो कितने प्रकार के हुए, तो आपको याद रखना है ये आपके 2 प्रकार के, पहला जैव और दूसरा अजैव संसाधन। इसके बाद हम ये देखते हैं कि समापयोगिता के आधार पे, समापयोगिता का मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाना। इसका मतलब क्या हो जाना, इसका मतलब होता है समाप्त होना। तो ये याद रखिएगा, नाम कुछ इस प्रकार से दिया है, लेकिन आपको मतलब ध्यान देना है, इसका मतलब होता है समाप्त हो जाना। तो इसको 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन।
तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं कि जिनको हम क्या करें, पुनः प्राप्त कर सके। कोई चीज अगर खत्म हो तो हम उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। और जिन्हें हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते उनको हम क्या कहेंगे, तो अनवीकरणीय संसाधन। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दो प्रकार हो गए इसका, कौन कौन सा, पहला हो गया नवीकरणीय और दूसरा आपका अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये बता रहा कि बोला कि वे संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त कर सके, नवीकरणीय संसाधन हुआ। जैसे कि सौर ऊर्जा, सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको हम अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सौर ऊर्जा में परिवर्तित कर लेंगे। जैसे पवन ऊर्जा है, इसको भी, और साथ में जल जैसे मान लीजिए बर्फ है तो हम उससे क्या करेंगे, पानी को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन। इस तरीके की चीजें होती हैं। जैसे न, और कैसे जल का हो सकता है, जैसे जल क्या हो, नीचे से वाष्प बन के ऊपर चला जाए, फिर दोबारा से वो पानी बन करके हमें मिल जाता है। तो वो क्या है, पुनः हमें प्राप्त हो जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय का मतलब जो एक बार खत्म हो जाए फिर जल्दी वो बनते नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो क्या बोल, इसमें क्या है मेन, कि पुनः हम इसे क्या करते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे जीवाश्म ईंधन, धातु, मैं अगर बात करूं इस अर्थ पे, मान लीजिए जो भी आपके गोल्ड पाए जाते हैं, गोल्ड की जितनी भी माइंस पाई जाती हैं, अगर आप क्या करते हो, गोल्ड को पूरी तरीके से निकाल लेते हो और अंदर कुछ भी नहीं बचता है, तो याद रखिए वो दोबारा से निर्मित नहीं होगा। तो उसी चीज को हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेस आपके लिमिटेड होते हैं। तो वही क्या आ जाएगा, इसके अनवीकरणीय संसाधन के अंदर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग याद रखिए। तो कह सकता हूं समाप्त होने के आधार पे, यानी समाप्त होने का मतलब एक ऐसा होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा, एक ऐसा है जो समाप्त हो जाएगा, इस तरीके की चीजें। तो यहाँ पे समाप्यता के आधार पे संसाधन के प्रकार मैंने बता दिए। अब आगे क्या है, आगे आपको ध्यान देना है कि स्वामित्व के आधार पे संसाधन। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, जिसपे हक होता है, अधिकार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वामित्व। जैसे कह सकता हूं एक प्रकार से आपकी बाइक है तो आप उसका स्वामित्व किसके पास है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि वो आपकी बाइक है तो उसका स्वामित्व आपके पास है। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो स्वामित्व के आधार पे कह सकता हूं ये कैसा होता है, चार होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत, यानी कि कोई चीज है वो किसी एक व्यक्ति की है, उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत। जैसे कि मान लीजिए बाइक हो गई या घर हो गया, ये कुछ भी चीजें हो गई, कोई जमीन हो गई, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे वो किसी एक निजी व्यक्ति का है, उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या है, सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब आपने गांव में सुना होगा या फिर शहरों में ही, कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसपे सबका अधिकार हो। जैसे मैं बात करूं रोड की, पार्क की, ये सब चीजें क्या है, इस पे सबका हक है, सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब वो होता है ग्रुप में होना, या ग्रुप में किसी भी मतलब कोई चीज है उस पे सारे लोगों का हक हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा संसाधन जिसपे क्या हो, पूरे देश के जितने भी पार्ट्स के लोग हैं, यानी पूरे देश के जितने लोग हैं सबका हक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और इसका जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, राष्ट्र के पास होता है, जो देश होता है उसके पास होता है। हर देश का अपना अपना राष्ट्रीय स्वामित्व संसाधन है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे एक होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि जैसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मतलब ये होता है कि कोई देश है, उसकी बाउंड्री से या उसकी सीमा से लगे 200 किलोमीटर का जो रेंज है, उसके अंदर जो भी संसाधन पाए जाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, वो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को बना करके दिखा दे रहा, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक मैप बना करके इंडिया का दिखा दे रहा, क्या इसमें बोल रहा, जैसे यहाँ पे ये चीजें कुछ इस तरीके से होती हैं। यहाँ पे मैं मैप थोड़ा सा बना दे रहा, ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको पता है कि ये इंडिया का कुछ इसी तरीके से मैप होता है, और ऐसे आपका ये मैप बन जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, ये आपका कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप हो गया। इस तरीके से आपका ये इंडिया का मैप बन जाता है। और मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई देश है, उसकी जो बाउंड्री होती है उससे 200 किलोमीटर के रेंज में जो भी खनिज पाए जाएंगे, जो भी संसाधन पाए जाएंगे, जो भी रिसोर्सेस पाए जाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका उस देश का, यानी कि कोई देश है उसका वो क्या हो जाता है,
संसाधन हो जाता है। लेकिन 200 किलोमीटर के बाहर का जो एरिया है, उसके बाहर अगर कोई चीज पाई जा रही तो वो एक प्रकार से कह सकता हूँ वो क्या आ जाएगी, वो इस तरीके से आपको लिखी हुई, जैसा कि आपको यहाँ पे मिल रहा हो कि जिनका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जैसे कि किसी देश की तट से 200 किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्र पर उस देश का नियंत्रण होता है, उसके आगे का जो समुद्री क्षेत्र है वो क्या बोला कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। जैसे कि मैं एक चीज यहाँ पे बता रहा, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये मान लीजिए इंडिया की बाउंड्री है, ये आपको यहाँ पे इंडिया की बाउंड्री दिख रही होगी कुछ इस तरीके से, ये भी आपको दिख रहा होगा, और आपको पता है कि इधर बे ऑफ बंगाल है कुछ इस तरीके से, बे ऑफ बंगाल है, और इधर क्या है आपका, कह सकता हूं बंगाल, यहाँ पे आपका अरेबियन सी पाया जाता है इस तरीके से, अरेबियन सी। तो आपको पता है कि ये बाउंड्री हो गई, और इधर क्या है आपका, एक प्रकार से कह सकता हूं कि ये नीचे ये क्या है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो इसके चारों तरफ क्या है आपका, तो इस तरफ आपका चारों तरफ है पानी, इस तरीके से ये पूरा पानी फैला हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा। हाँ, मैं इसको ये बता रहा कि जैसे ये मान लीजिए पूरे वर्ल्ड का है, ये पूरा आपको पता है कि यहाँ पे क्या आपका पानी पाया जाता है, ये पूरा पानी पानी है, यानी कि ये आपका पूरा समुद्र है। तो यहाँ से मैं ये कह रहा कि ये जो इंडिया है, इंडिया के चारों तरफ ये बाउंड्री से कितना 200 किलोमीटर का जो एरिया होगा, इसके अंदर का 200 किलोमीटर का जो एरिया होगा, यहाँ पे 200 किलोमीटर का जो एरिया होगा, 200 किलोमीटर के अंदर का जो भी संसाधन पाया जाएगा वो किसका होगा, वो भारत का होगा। लेकिन इसके बाहर की जो भी संसाधन पाए जाएंगे, यानी यहाँ पे जो पाया जाएगा, यहाँ पे जो पाया जाएगा, तो याद रखिए इस पे क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो होती हैं, जैसे आपको पता है यूएन एक प्रकार की संस्था है, तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, अलग अलग संस्थाएं होती हैं जिनका क्या होगा, इस पे कंट्रोल होगा, और इस पे सारे देशों का हक होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यहाँ पे आपको ये चीजें उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी, किस प्रकार से मैंने आपको समझाया, ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मैप बनाना आता है, तो आप अगर एग्जाम में आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, तो आप उस चीज को लिख दीजिएगा। इस प्रकार से अगर आप एग्जाम में दिखाते हो तो याद रखिए इसका एक एग्जामिनर पे कह सकता हूँ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई देश है, कोई देश के बाउंड्री से 200 किलोमीटर का जो एरिया है, जो रेंज है, वो देश का राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, यानी कि वो राष्ट्र का है, किसी एक देश का है। लेकिन अगर कह सकता हूं कि उसके बाहर का जो एरिया है, उस पे कई सारी कह सकता हूं इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन होती हैं, जो इंस्टीट्यूट होती है, जो कह सकता ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका उस पे हक होता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल, कह सकता हूं कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्वामित्व के आधार पे आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत, यानी कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, और दूसरा सामुदायिक, यानी कि जिसपे कुछ लोगों का अधिकार हो, जैसे पार्क में सबका अधिकार होता है। तीसरी चीज राष्ट्रीय संसाधन, यानी जिसपे राष्ट्र का पूरा हक हो, और पूरे राष्ट्र के जितने भी लोग हैं सब उस पे अपना कार्य करें, अपना सारी चीजें उसका यूज करें। चौथा मैंने बताया अंतरराष्ट्रीय संसाधन, कोई देश है, उसके 200 किलोमीटर के अंदर की जो भी चीजें पाई जाएंगी वो उस देश का होगा। जबकि कह सकता है इसके बाहर का जो होगा वो किसका होगा, जो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका उस पे हक होता है, उस पे लगभग सारे देशों का अधिकार बताया जाता है। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे मैप बना करके आपको दिखा दिया। आगे क्या है, आगे यहाँ पे बोला कि विकास के आधार पे, यानी कि डेवलपमेंट के आधार पे संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये आपका संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष। मैं आपको सारी चीजें एक एक करके समझा देता हूं, क्या लिखा गया है इसमें, आप लोग ध्यान से देखिएगा। विकास का मतलब डेवलपमेंट के आधार पे हम यहाँ पे संसाधनों को विभाजित कर देते हैं। पहला आपका संभावित संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन बोला जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा परंतु भविष्य में होने की संभावना है। जैसे संभावी का मतलब होता है पॉसिबल, संभव का मतलब क्या होता है, पॉसिबल या पॉसिबिलिटी। तो यानी कि अभी उसमें से क्या हो रहा, उसमें से हम संसाधन को नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन बाद में आने वाले फ्यूचर में हम क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, और उसका उपयोग जो संसाधन वहां से निकलेंगे उसका उपयोग हम अपने लिए करेंगे, अपने लाइफ के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर और पवन ऊर्जा, आपको पता है, ये आपको जो इलाका यहाँ पे दिख रहा होगा, कौन सा, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा, ध्यान से देखिएगा। ये आपको जो यहाँ पे राजस्थान वाला इलाका दिख रहा होगा,
जैसा कि आपको यहाँ पे मैप में ये राजस्थान दिखेगा, ये राजस्थान वाला इलाका है, ये जो कह सकता हूँ एक प्रकार से गुजरात वाला इलाका है। यहाँ पे हवाएं जब चलती हैं कुछ इस तरीके से, और एक और चीज, हवाएं चलेंगी यहाँ पे, तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे जो पवन चक्कियां होती हैं, पवन चक्कियों को अगर हम लगा देंगे, पवन चक्कियों का उपयोग कर देते हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगी, उससे हमें बिजली मिल जाएगी। लेकिन हम अभी कर नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, जो कि अभी है नहीं, तो हम उसका उपयोग अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगली चीज क्या मैंने बताई कि जो राजस्थान वाला, ये आपका क्या है, ये आपका राजस्थान है, आपको पता है कि ये राजस्थान वाला इलाका है, ये आपका गुजरात वाला इलाका है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो राजस्थान वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, रेत पाई जाती है, थार मरुस्थल पाया जाता है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सन की लाइट भी काफी ज्यादा आती है और एब्जॉर्ब भी बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं क्या करूं, वहां पे सौर ऊर्जा का उपयोग कर दूं, यानी कि जो सोलर सेल होता है, क्या सोलर सेल का अगर मैं उपयोग कर देता हूं, सोलर सेल का, तो होगा क्या उससे मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम वहां पे सोलर सेल का उपयोग कर देंगे तो वहां पे ज्यादा लाइट भी आती है, ज्यादा हीट भी ऑब्जॉर्ब होती है, उससे क्या होगा, जो बिजली है वो पूरी तरीके से निर्मित हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तरीके से आप ये देख रहे हो कि जो संभावित संसाधन अभी ये यूज नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि अभी पैसे की कमी है, अभी हम इसका उपयोग, इसको कह सकते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कह सकता हूं कि इनको हम क्या कह सकते हैं, संभावित संसाधन, यानी कि आने वाले भविष्य में इनका हम उपयोग करेंगे, फिलहाल में नहीं कर रहे हैं। ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कह देते हैं, ऐसे संसाधन को हम कह देते हैं संभावित संसाधन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीज को ध्यान दीजिए। विकास के आधार पे विकसित संसाधन का मतलब क्या होता है, तो विकसित संसाधन का मतलब होता है कि जिनका क्या हो, कि जो विकसित हो चुके हैं। यहाँ पे बोला कि ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा सकता है या किया जा चुका है और उनका उपयोग गुणवत्ता और मात्रा के आधार पे की जा चुकी है, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, विकसित संसाधन कहेंगे। यानी कि जो संसाधन है उनको हम पूरी तरीके से अभी यूज कर रहे हैं, उनका हम उपयोग कर रहे हैं, ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, विकसित। विकसित का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर खोजी जा चुकी है, अगर वो उपयोग में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विकसित। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश होता है, और एक होता है अविकसित देश। जैसे मैंने आपको 3 नाम बताया। विकसित का मतलब एक ऐसे देश होंगे जिनकी जीडीपी जो होगी वो ऑलरेडी बहुत हाई है, और वो वहां पे अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी, अलग अलग प्रकार की जो साइंस है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है। वैसे देश को हम क्या कहेंगे, विकसित देश। जैसे कि आपको पता है कि आपका यूएसए क्या है, एक विकसित देश है। विकासशील का मतलब जो अभी विकास कर रहा, तो उसी तरीके से विकसित का आपके यहाँ पे समझ में आया। विकासशील का मतलब जो कंट्री अभी विकसित हो रहा, यानी कि विकसित होने के रास्ते पे है, उसको हम क्या कहेंगे, विकासशील। और अविकसित का मतलब जो गरीब देश है उनकी मैं बात कर रहा। तो पहला संभावी, दूसरा आपका विकसित, तीसरा मैं यहाँ पे क्या बता रहा, तीसरा हो जाता है आपका भंडार। बोला कि ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव में कह सकता हूं ये पहुंच से बाहर है। यानी कि चीजें तो उपस्थित हैं, चीजें इस नेचर में कह सकता हूं कि है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम उन चीजों को उनका कह सकता हूं कि विकास करके हम क्या करें, उनका उपयोग कर सकें। ऐसे को हम क्या कहेंगे, तो भंडार कहेंगे। भंडार मतलब भंडार का मतलब स्टोर है, बट हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। संचित कोष का मतलब क्या होता है, चौथा जो आपका टाइप है, तो चौथे का मतलब होता है कि यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिनको टेक्नोलॉजी की सहायता से हम क्या करें, उपयोग में ला रहे हैं, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ। यानी कि टेक्नोलॉजी है, हम उसका उपयोग करेंगे, मतलब चीजें हम उसका उपयोग कर सकते हैं, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। जबकि भंडार के अंदर ऐसी चीजें होंगी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं रहेगी। तो उम्मीद है यहाँ पे जो आपको संभावी है, विकसित है, भंडार है, संचित कोष है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और याद रखिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको सारी चीजें ध्यान देनी है। आपको सारी चीजें यहाँ पे उम्मीद है कि समझ में आ रही होंगी। आगे जो चीजें हैं मैं आपको समझा देता हूँ, क्या लिखा गया ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा चीज है, चीज का मतलब एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और ये क्या है, ये आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में बार बार पूछा जाता है, और उम्मीद है कि इस बार भी ये आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला पूछा जाएगा। और मैं इसको इजी लैंग्वेज में इजी तरीके से आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये जो सतत, इसको बोलते हैं पोषणी विकास या समपोषणी विकास। इसका मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, सस्टेनेबल
डेवलपमेंट, इस चीज को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इस, कह सकता हूं, जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, इसमें हमने देखा कि जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के संसाधन है, और सारे संसाधन का हम क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध उपयोग किए जा रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रकार का, कह सकता हूं कि ऐसा थ्योरी है, या एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है, या एक ऐसा विचार है जिसमें हमें ये कहा जाता है कि हम किसी भी चीज का इतना उपयोग करें जितना हमारी आवश्यकताओं को जरूरत, यानी कि हमारी आवश्यकताओं के लिए जितनी जरूरत है हम केवल उसी का उपयोग करें। अगर हम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, अगर हम ज्यादा करेंगे तो संसाधन पूरी तरीके से आपको पता है कि लिमिटेड होते हैं। अगर ये एक बार खत्म हो जाते हैं तो उनको निर्मित होने में बहुत टाइम लगेगा, और अगर ये संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो जो आने वाली जनरेशन है वो क्या करेगी, उनके लिए संसाधन जो है वो पूरी तरीके से बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये सतत संपोषणी विकास के बारे में देखते हैं। ये क्या लिखा है, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या लिखा है कि सतत पोषणी आर्थिक विकास से अभिप्राय है। ये एक प्रकार का, कह सकता हूं, आर्थिक विकास क्यों बोल रहा, क्योंकि आने वाले टाइम में जब पीढ़ियों के लिए ऐसा होगा ही नहीं तो वो क्या करेंगे, वो इसीलिए ये इसको यहाँ पे बता रहा। तो ध्यान से देख लीजिएगा। क्या बोला कि सतत संपोषणी आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या है, कि एक ऐसा विकास होता है जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि अगर आप पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करोगे तो पर्यावरण आपके साथ भी ऐसा करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप देख रहे होंगे अभी फिलहाल में कि अलग अलग जगहों पे, कह सकता हूँ, ये जो हमारे हमारे जो अर्थ का क्लाइमेट चेंज है ये किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मानव ने अपने विकास के, कह सकता हूँ, विकास के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए ये जो पर्यावरण है उसको किसी भी प्रकार का, बिना किसी फिक्र का, कह सकता हूँ, ये आर्थिक विकास के रेस में इतनी तेजी से दौड़ा है कि पर्यावरण में जो भी चीजें हैं वो उसको पूरी तरीके से नष्ट करता जा रहा, जिसकी वजह से ये जो पर्यावरण है, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो वही सब क्या बोला सतत संपोषणी विकास में, कि हमें संसाधनों का ऐसा उपयोग करना चाहिए कि उससे हमारे पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। अगर ऐसा हम करेंगे तो पर्यावरण भी हमारे साथ वैसा ही दुर्व्यवहार करेगा। तो बोला इसके अतिरिक्त क्या इसमें बोला जाता है कि संसाधनों का उपयोग हम इस प्रकार करें कि जिससे हमारी क्या हो, आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो जाए। मैंने क्या बताया, एक बार मैं फिर से यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आपको समझाता हूँ क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये क्या लिख दूंगा कि यह एक ऐसा विकास है, क्या, यह एक ऐसा आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास, यह एक ऐसा आर्थिक विकास है जिसमें मैं ये कह सकता हूं, ऐसा विकास है जिसमें हम पर्यावरण के अंदर उपस्थित संसाधनों का उतना ही उपयोग करें जितना हमारी आवश्यकताओं की जरूरत हो। यानी कि हमारी जरूरत जितनी हो हम केवल संसाधनों का उतना ही उपयोग करेंगे, और साथ में हम अपने पर्यावरण को भी ऐसा रखेंगे कि जो हम संसाधन का इतना ना उपयोग कर दें कि जो हमारा पर्यावरण है वो हमारे साथ गलत कर दे। क्योंकि अगर हम ज्यादा बिल्डिंग्स बनाने के चक्कर में, ज्यादा खेती करने के चक्कर में अगर पेड़ों को काटते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये जो आपको क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें सुनाई दे रही होंगी ये बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि किसी एक ऐसा आर्थिक विकास होता है जिसमें हम, मेन मोटिव क्या होता है पहला आपका, कि हम क्या करें, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएं, नुकसान नहीं पहुंचाएं। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये क्रॉस का मतलब नहीं पहुंचाएं। दूसरा, क्या आवश्यकताओं को हम, संसाधनों का हम इतना ही उपयोग करें जितना हमें आवश्यक है, साथ में ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सेफ बचे। इसको हम क्या कहेंगे, सतत संपोषणी विकास। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर आपको चीजें नहीं समझ में आए होंगे तो मैं फिर भी एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा कि कैसे लिखेंगे आप लोग। कि सतत संपोषणी विकास एक ऐसा आर्थिक विकास है जिसके अंतर्गत हम अपने पर्यावरण को नुकसान, संसाधनों के लिए पर्यावरण का नुकसान नहीं करें, अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएं, साथ में हमें संसाधनों का उतना उपयोग करना चाहिए जितना हमें जरूरी है। क्योंकि अगर संसाधन लिमिटेड होते हैं, संसाधन कह सकता हूँ सीमित होते हैं, अगर हम संसाधनों का ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये एक दिन ये संसाधन पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए कह सकता हूँ ये जो रिसोर्सेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाने के बाद नहीं बचेंगे। और आपको पता है नहीं रहेंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे, ये सारी चीजें।
तो उम्मीद है कि सतत समपोषणी विकास को मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर के आपको समझा दिया। ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा डिटेल में बताया, और सिंपल लैंग्वेज में इसमें थोड़ी सी चीजें लिखी थी डिफिकल्ट, तो मैंने उसको यहाँ पे नॉर्मल करके नॉर्मल वर्ड्स में आपको लिख करके दे दिया। आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद क्या बोला, सिद्धांत सतत पोषणी विकास के मुख्य सिद्धांत है। इसमें कई प्रकार के कह सकता हूँ, इसके कई प्रकार के गोल होते हैं, यानी कि जब ये सिद्धांत जो दिया जाता है, जब ये थ्योरीज दी जाती हैं, तो इसमें कह सकता हूँ कि कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे क्या कि हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ को, यानी कि जो हमारे जीव हैं, जो जंगली जीव हैं, उनको क्या करना है, हमें सेव करना है। दूसरी चीज, हमें क्या करना है, हमें संसाधनों का उतना उपयोग करना है जितना हमें जरूरत है। तीसरा, हमें आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाना है। चौथा ये कि हमें पर्यावरण को बचाना है, हमें पौधों को लगाना है। इस प्रकार का टारगेट कह सकता हूँ एक सेट किया जाता है। कई सारे देशों से मिल करके कई सारे देशों के लोग मिलते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे टारगेट्स को सेट करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें निकल करके आती हैं, और ये जो थ्योरीज है वहीं से बनती है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के टोटल 17 गोल होते हैं, लेकिन हमें सब पढ़ना नहीं है, हमें केवल कुछ ही चीजों को देख लेना है। ध्यान से देख लीजिए, मैं समझा दे रहा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या बोला कि मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, यानी कि जो मानव है, इनको जीने के लिए, अगर कह सकता हूँ एक प्रकार से, जिन संसाधन की आवश्यकता है, और संसाधन के लिए आपको पता है किस चीज की जरूरत होगी, तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा कि टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी की इसको जरूरत पड़ेगी। दूसरा चीज, तो हम क्या करेंगे, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे, साथ में हमें उससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। अगला क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, यानी कि जो हमारे नेचर ने जो रिसोर्सेस हमें प्रोवाइड किया है, हम उसको इस प्रकार से यूज करें कि हम क्या करें, अपने नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएं। इस प्रकार की चीजें होती हैं। तीसरा क्या है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बनाए रखना। आप विविधता का मतलब मैंने आपको क्या बताया, विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, यानी कि आपको आपने सुना होगा कि कई सारे आजकल जीव हैं जो इनकी कह सकता हूँ प्रजाति अब पूरी तरीके से खत्म हो रही है। तो वही बता रहा कि हमें अलग अलग प्रकार के जीवों को बचा के रखना है इस अर्थ पे। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा पॉइंट इस प्रकार से है। इसमें क्या बोला है मैंने आपको समझा दिया। चौथा पॉइंट कि जीवन के सभी रूपों को उचित देखभाल करना, और पांचवा विभिन्न समुदाय को अपने अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, सबको उस प्रकार से एबल करना कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। इस प्रकार की चीजें होती हैं, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। इसके सिद्धांत अगर आपसे पूछता है तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार से कर दीजिएगा। आगे क्या बोल रहा, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है रियो डी सम्मेलन और रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। तो मैं आपको थोड़ी सी इन चीजों को बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ, आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है आपका कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से क्या फैला है आपका। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से आपका क्या है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इसके ऊपर क्या है, ये पनामा जाती हुई, और इस तरीके से आपका कुछ फैलते हुए क्या कह सकता हूँ, ये ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका होती है। तो ये जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, ये आपको यहाँ पे कुछ देश दिखेंगे, चिली, पेरू, ये सारी, अर्जेंटीना, ये आपने सुना होगा, इस तरीके की ये फैले हुए इस तरीके से। तो यहीं पे एक कंट्री पाया जाता है जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा पार्ट है, जिसका नाम है क्या, इस देश का नाम है ब्राजील। क्या नाम है, तो इसका नाम है ब्राजील। और यहीं पे एक जगह पाई जाती है जिसका नाम क्या है, रियो डी जेनेरो। इसका नाम क्या है, रियो डी जेनेरो। ये आपको ध्यान देना है, कहाँ पे ये देश है, तो ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में, साथ में ब्राजील देश में। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहीं पे एक जगह थी जिसका नाम क्या था, तो इसका नाम था आपका रियो डी जेनेरो। यहीं पे सन कह सकता हूँ 1992 में कई सारे देशों के लोग आते हैं 1992 में, और वो कह सकता हूँ कि जो अर्थ पे कई प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, एक प्रकार का कह सकता हूँ कि मिल करके बातें करते हैं, और पूरे वर्ल्ड लेवल के लिए कह सकता हूँ एक टारगेट सेट करते हैं। वही क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं 1992 में, कह सकता हूँ इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ प्रकार के गोल निर्धारित करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, रियो डी जेनेरो सम्मेलन। इसी का एक और नाम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या है यहाँ पे, आइए यहाँ पे अब एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं, आपको सारी चीजें समझाते हैं। क्या बोला कि 1 जून 1992 में 100 से भी ज्यादा
देश क्या करते हैं, ब्राजील के शहर कौन सा, रियो डी जेनेरो में क्या करते हैं, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन करते हैं। इसी का एक और नाम क्या है, पृथ्वी सम्मेलन। तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट बोला कि सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर किस लिए हुआ था, इसका मेन काम क्या था कि पर्यावरण जो संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ चीजें खत्म हो रही है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा, साथ में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सारी चीजों को बचाना और साथ में उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, किससे ये चीजें बच सकती हैं, इसी पे इन्होंने, इस मुद्दे पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 1992 में कई सारे देशों के जो अध्यक्ष थे वो आते हैं और इस टॉपिक्स पे अपना बात करते हैं और कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। क्या बोल रहा कि इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है, मैं अभी आपको बताया, और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। यानी कि क्या है कि लोग जाते हैं, कई देशों के लोग, और उस पे वो सिग्नेचर करेंगे और उनका मानना है कि हम अपने अपने देशों में इस प्रकार के सुधार करेंगे, क्योंकि एक देश से ऐसा नहीं होने वाला जब तक सारे देश मिलकर के अपने अपने देशों में अलग अलग प्रकार से चीजों को नहीं करते हैं, ये चीजें सफल नहीं होने वाली। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रियो डी सम्मेलन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं चीजों को समझा रहा, ध्यान से देखिएगा। आगे क्या बोला, रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति हुई और बोला कि 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 क्या होता है, मैं भी आपको आगे समझा रहा, पहले ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है कि रियो कहाँ होता है, ब्राजील में रियो डी जेनेरो सम्मेलन, और 1992 में इसको पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। इसमें हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करते हैं, इसमें हम सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं, इसमें हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, इसमें ये कह सकते हो जैविक विविधता का मतलब जैसे कि जो जीव खत्म हो रहे हैं उनको बचाने पे, साथ में भूमंडलीय वन सिद्धांत पे हम लोग बात करते हैं। ये सारी चीजें आपको रियो डी जी सम्मेलन में याद रखना। अब इसमें क्या होता है, एक एजेंडा 21 होता है, ये एक प्रकार का घोषणा पत्र होता है। इस चीज को हम देखते हैं, यानी इस ये मेन टारगेट यहाँ पे, मेन जो फोकस था वो एजेंडा 21 पे था। तो यहाँ तक आपको कह सकता हूँ रियो डी जी सम्मेलन के बारे में, रियो डी जेनेरो सम्मेलन के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको समझाया। और हाँ, आगे हम यहाँ पे रियो डी जेनेरो सम्मेलन में एजेंडा 21 क्या था, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। क्या बोला कि यह एक प्रकार का घोषणा था, यानी कि घोषणा पत्र था। ये एक प्रकार की कह सकता हूँ कि लोगों को सूचना देने का ये एक कह सकता हूँ घोषणा थी, यानी कि एक प्रकार की पुकार थी, इस प्रकार की चीजें आप कह सकते हो। तो ये क्या था, ये एक प्रकार का फैसला था। इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्या था, ये एक प्रकार का घोषणा था, यानी कि फैसला था, जो बोला कि 1992 में क्या हुआ था, स्वीकृत हुआ था। इसका उद्देश्य सतत समपोषणी विकास हासिल करना है। सतत समपोषणी विकास के अंदर मैंने बताया कि 17 प्रकार के गोल को सेट किए गए थे, और एजेंडा 21 का मतलब ये था कि उसमें जो भी गोल सेट हैं हम उनको पूरी तरीके से प्राप्त करेंगे। याद रखिए, जितने भी टारगेट्स आपके बनाए जाते हैं सारे टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं, इस प्रकार की चीजें होती हैं, क्योंकि टारगेट्स हम बना देते हैं लेकिन उसको हम क्या करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे है हम उसको पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, इस प्रकार की चीजें जरूर होती हैं, लेकिन कह सकता हूं हम उसमें विफल हो जाते हैं। अर्थात समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार पर्यावरण की क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यानी कि क्या क्या करना है, एजेंडा 21 मतलब जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हम उसको हासिल करने के लिए ये एजेंडा 21 क्या होता है, एक प्रकार का घोषणा पत्र होता है। इसको लागू किया जाता है, जो कि सतत समपोषण विकास में जो भी टारगेट्स है, जो भी गोल है, उनको वो प्राप्त करने के लिए ये घोषणा होती है। इसमें हम क्या करते हैं, पर्यावरण को बचाने, साथ में जो गरीबी है देशों में उनको मिटाने, साथ में कह सकता हूँ एक प्रकार से जो रोग फैल रहे हैं, जो डिजीजेस फैल रहे हैं, उनको खत्म करने का हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं इस घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है ये क्या होता है। आगे आपको क्या बोला कि भारत में भू प्रयोग प्रारूप या भूक्षरण के कारण, तो यहाँ पे चीजें मैं आपको बताता हूँ क्या है आपके लिए। आगे आपको ये चीजें ध्यान देना है कि एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट रुक जाइएगा।
एक मिनट रुक जाइए, मैं बस इन चीजों को दोबारा से आपको बता दे रहा, सारी चीजें आपको समझा दे रहा एक एक करके। एक बार जस्ट मैं इसमें देख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ चीजें मैं यहाँ पे पीपीटी में छूट गई हैं, मैं उन चीजों को हाथों से लिख करके आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे ही आपको टॉपिक कहाँ पे एजेंडा 21 आपका खत्म होता है, यहीं पे एक चीज आती है जिसको हम इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं भू संसाधन के बारे में। अब भू संसाधन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो भू संसाधन का मतलब मैं एक एक करके लिखते जा रहा और आपको चीजें समझाते जा रहा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्या लिखा है यहाँ पे, आपकी हेडिंग यहाँ पे रहेगी भू संसाधन। क्या, भू संसाधन क्या होता है, पहला आपका भू संसाधन। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये भू संसाधन होता क्या है। भू संसाधन का मतलब ये होता है कि जो भूमि है, जो हमारी जमीन है, भू का मतलब होता है जमीन, यानी कि जो मिट्टी है, जो जमीन हमारी है, ये हमारे लिए किस प्रकार से संसाधन का कार्य करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भू संसाधन। और आपको एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो हमारी भूमि है पूरी, ये 3 पार्ट में आपके डिवाइड है। तो कितने पार्ट में डिवाइड है, तो याद रखिएगा, ये हमारे कितने पार्ट में ये भू संसाधन डिवाइड है, तो ये हमारा टोटल 3 पार्ट में। कौन कौन सा, पहला होता है आपका पहाड़, दूसरा क्या होता है आपका, कह सकता हूं एक प्रकार से, दूसरा आपका होता है मैदान, और तीसरा क्या होता है आपका पठार। तो ये क्या हो गया आपका मैदान, और तीसरा क्या हो गया आपका पठार। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजों को समझा देता हूं, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहला क्या लिखा है आपका, पहला आपका लिखा गया है कि पहाड़। अब ये पहाड़ क्या होते हैं, तो आपको पता है ये पहाड़ ऐसी संरचना होती है जो क्या होता है कि काफी मजबूत होती हैं। अगर जब ये टूटते हैं, जब ये टूट जाते हैं, तो बाद में इन्हीं से क्या मिलता है हमारा, ये कह सकता हूं एक प्रकार से भूमि बनती है। ये हमारा जो मिट्टी है ये इसी से बनता है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आई। इसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है कि भारत में जो टोटल जो लैंड है, यानी कि जो पूरी भूमि है, पहाड़ उसमें का कितना परसेंट है, तो आपको याद रखना है, पूछता है आपसे कि जो पहाड़ है वो कितना है, तो भारत की भूमि का कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा भारत की भूमि का 30% है। भारत की भूमि का कितना, 30%। ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे पूछता है कि भारत की भूमि का कितना परसेंट है। और क्या होता है पहाड़ों से, तो आपको पता है कि पहाड़ों से क्या होती है, नदियां निकल के आती हैं। और आपको पता है कि उत्तर भारत में जो नदियां होती है वो कितने महीने फ्लो होती हैं, तो आपको पता है उत्तर भारत में बहने वाली जो भी नदियां हैं वो 12 के 12 महीने आपकी पूरी तरीके से बहती रहती हैं। तो ये कह सकता हूँ, ये जो पहाड़ है इनसे 12 मासी नदियां निकलती हैं। 12 मासी का मतलब 12 महीने टोटल पूरे साल जो नदियां बहती रहती हैं। जैसे कि पता है आपको उत्तर भारत में हिमालय पाया जाता है उत्तर भारत की तरफ, तो वहां से जो नदियां निकलती हैं वो 12 मासी नदियां होती है। इसका मतलब वो क्या होती है, पूरे 12 महीने आपकी उसके अंदर हमेशा पानी रहता है, वो हमेशा बहती रहती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि पहाड़ों से ही क्या निकलती हैं, 12 मासी नदियां। तो इससे क्या निकलेगी, तो 12 मासी नदियां इसी से निकलती हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये आपका कह सकता हूं कि दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर यहाँ पे जिस प्रकार से आपको पता है कि जैसे कि पहाड़ों के अंदर वाटरफॉल होता है, इस पर झरने, जो चीजें आपको पता है कि जलप्रपात हुए, झरने, ये जब होते हैं तो वहां पे लोग घूमने के लिए आते हैं। ये जो पहाड़ है एक प्रकार से कह सकता हूं ये क्या करते हैं, हमारे पर्यटन का काम करते हैं। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो भू संसाधन का मतलब भूमि पर उपस्थित कितने प्रकार की चीजें हैं, पहाड़ पाए जाते हैं, मैदान पाए जाएंगे, पठार पाए जाएंगे। तो पहाड़ में क्या क्या हो सकता है,
पहाड़ जो है वो भारत की भूमि का 30% है। भारत में जितनी भी जमीन पाई जाएगी उसमें 30% क्या है, पहाड़ ही पहाड़, यानी कि जो आपका कह सकता हूँ पहाड़ वहां पे फैले हुए हैं। यहाँ से क्या निकलती है, बारहमासी नदियां बहती हैं। और तीसरा क्या है, यहाँ पे लोग पर्यटन के लिए आते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या बोल रहा कि मैदान होते हैं। मैदान का मतलब एक ऐसा इलाका जो कैसा हो, उपजाऊ होता है। और उपजाऊ होगा तो ये एक प्रकार से किसके अंदर आएगा, तो ये आपका भू संसाधन के अंदर आएगा। उपजाऊ होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें कह सकता हूं अनाज मिलेगा। और अनाज मिलेगा तो वो हमारे लिए कह सकता हूं एक प्रकार से किसकी तरह काम करेगा, ये हमारे लिए संसाधन की तरह काम करेगा। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर मैं बात करूं मैदान, भारत में जितनी भी भूमि है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, तो याद रखिएगा ये मैदान कितने, भारत की भूमि का कितना परसेंट है, तो ये भारत की भूमि का टोटल 43% है। तो भारत की भूमि का 43%, ये आपको ध्यान देना है। पूछता है कि मैदान कितने परसेंट है। दूसरा क्या है, ये उपजाऊ होते हैं। क्या होते हैं, उपजाऊ, जहां से हम क्या करेंगे, फसलों को प्राप्त करते हैं। तो दूसरा पॉइंट, ये उपजाऊ होते हैं। साथ में यहाँ पे कैसे मिट्टी पाई जाएगी, तो आपको पता है कि मैदानों में नदियां बह के आती हैं। जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान है, वहां पे अलग अलग नदियां बह के आती हैं जो बारहमासी नदियां। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। आगे और क्या लिख सकते हो आप, अब इसके अंदर अब मैं अभी आगे और भी चीजों को डिस्कस करूंगा, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आप चीजों को और भी ज्यादा लिख सकते हो। तो कितना परसेंट हो गया भारत की भूमि का, 43%, और यहाँ पे 30%, कितना हो गया 73%। तो यानी जो पठार हैं ये कितने परसेंट बचे, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका पठार जो है ये 27% आपके बचते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। और आपको एक चीज याद रखना है, जो पठार होते हैं वहां से सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। सबसे कह सकता हूँ ज्यादा खाने जो होती हैं वहीं पे जैसे आपने नाम सुना होगा छोटा नागपुर का पठार। आपको पता है कि झारखंड में कई प्रकार के पठार पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, खनिजों का निष्कासन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, हमें खाने मिलती है, माइंस मिलती है, और साथ में यहाँ पे खनिज निष्कासन का कार्य होता है, खनिज निष्कासन। तो ये चीजें आपको निष्कासन तो ध्यान देनी है। ये क्या है, आपका भू संसाधन है। तो भू संसाधन एक ऐसा संसाधन होता है जिसमें हमें भूमि के द्वारा संसाधनों की प्राप्ति होती है। इसे हम क्या कहते हैं, भू संसाधन कहते हैं। ये तीन भागों में बटे हुए हैं। पहला आपका पहाड़, दूसरा आपका मैदान, तीसरा आपका पठार। तो पहाड़ में क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पहाड़ जो है भारत की भूमि का कितना परसेंट मिलते हैं, तो ये भारत की भूमि का 30% मिलते हैं। और साथ में यहाँ पे कह सकता हूँ एक प्रकार से बारहमासी नदियां यहीं से बहती हैं। और एक और चीज कह सकता हूँ, यहीं पे लोग पर्यटन के लिए भी आते हैं। मैदानी भाग में पता है कि भारत के उत्तर भाग में विशाल उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जहां पे कह सकता हूँ नदियां बह करके आती हैं। यह भारत की भूमि का 43% है। साथ में जब नदियां बह के आती हैं तो अपने साथ अलग अलग प्रकार की चीजों को लेके आती हैं, अवशेषों को, और वो क्या करती हैं, एक तरीके से कह सकता हूँ भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तीसरा भाग जो है वो आपका पठार, जो कि भारत की भूमि का कितना पाया जाएगा, तो आपका 27% पाया जाएगा। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम खनिजों को निकालते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, ये भू संसाधन है। इसके आगे की जो चीजें हैं मैं आपको कल बताऊंगा, और उसके साथ क्या होगा, ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है कि इसमें जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, क्या क्या मैंने बताया, एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, क्या मैंने आपको संसाधन बताया कि संसाधन क्या होते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हो उसको हम संसाधन कहते हैं। साथ में इनका जो डेवलपमेंट होता है, संसाधन का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, उसको हम किससे करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं। इसके बाद मैंने आपको इसकी विशेषता बताई, जिसमें मैंने बताया कि संसाधन का निर्माण मानव द्वारा भी होता है, प्रकृति द्वारा भी होता है। फिर मैंने आपको बताया संसाधन जो होते हैं वो आपके सीमित होते हैं। संसाधन हमें क्या करते हैं, सेवाओं को प्रदान करते हैं। इस प्रकार की चीजें मैंने आपको बताई। इसके बाद और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन है वो आपके दो प्रकार के हैं, एक आपका जैव संसाधन, दूसरा
और जैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब जो हमें क्या मिले, जैव मंडल से मिले। जैसे मनुष्य क्या करता है, पेड़ पौधों से अपने भोजन को प्राप्त करता है, तो जो भोजन है वहां पे जो फल है वो क्या है, एक प्रकार से उनके लिए संसाधन है। इसके बाद मैंने आपको बताया जो पशु होते हैं, जैसे कि इन मछलियां हुई, अलग अलग जानवर जिनसे क्या होंगे, लोगों को मांस की प्राप्ति होती है और वो अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, वो भी एक प्रकार का जैव संसाधन है। अजैव का मतलब निर्जीव पदार्थ जो होते हैं उनसे हमें जो मिले, जैसे मिट्टी हुआ, मैंने आपको बताया कि मिट्टियों में क्या होती है, फसलें उगती हैं, तो एक प्रकार से वो भी हमारे लिए कह सकता हूँ संसाधन के रूप में है। तो इस प्रकार की चीजें मैंने आपको बताई। हवाओं से क्या होगी, विद्युत ऊर्जा बनेगी, पानी से भी बन सकती है, टरबाइन पे जब गिरता है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या समझाया कि जो समाप्यता के आधार पे जो संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी जो समाप्ति के आधार पे, जिन्हें हम दोबारा से पुनः प्राप्त कर ले, नवीकरणीय, जिन्हें नहीं कर सके अनवीकरणीय, जैसे जीवाश्म ईंधन और धातु। यहाँ पे फिर आपको मैंने बताया स्वामित्व के आधार पे, व्यक्तिगत, किसी निजी व्यक्ति का हो, सामूहिक या सामुदायिक जिसपे कई सारे लोगों का हक हो, राष्ट्रीय का मतलब जिसपे राष्ट्र का हो, अंतरराष्ट्रीय का मतलब किसी देश के अंदर की 200 किलोमीटर बाउंड्री के बाहर की जो भी खनिज हो, जो भी संसाधन हो, वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद मैंने आपको बताया कि विकास के आधार पे संभावी, विकसित, भंडार और संचित को। संभावी का मतलब जिन संसाधनों का अभी विकास नहीं हुआ हो, परंतु आने वाले फ्यूचर में विकसित कर करके हम क्या करेंगे, उसको उपयोग करेंगे। विकसित का मतलब जो जिनका विकास हो चुका है, जिनका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। भंडार का मतलब टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हम क्या करते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और संचित कोष का मतलब उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग हो चुका है, संसाधन विकसित हो चुके हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको हम संचित के आधार पर रखें। फिर मैंने आपको बताया सतत संपोषणी विकास, ये एक प्रकार का ऐसा आर्थिक विकास होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का अपने लिए उपयोग करते हैं। साथ में कह सकता हूं कि संसाधनों का हमें इतना ऐसा उपयोग करना चाहिए, या इसमें यह बताया जाता है संसाधनों का इतना उपयोग करिए कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सेफ रहे, उनका बचत हो, वो बचे रहें। इस तरीके की चीजें इसमें मैंने बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सतत पोषणी विकास के लिए मुख्य सिद्धांत क्या क्या है। तो मैंने बताया कि इसमें ये सारी चीजें 4 पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। इसके बाद क्या आपका बोला कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन, मैंने आपको यहाँ पे फिगर बनाया और बताया कि ये ब्राजील में हुआ था, जो कि साउथ अमेरिका का पार्ट है। जगह का नाम बताया 1992 में। इसी को हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात किए, वन संरक्षण के बारे में बात किए, साथ में गरीबी को मिटाने के बारे में बात की। इस तरीके के एजेंडे को हमने क्या किया, यहाँ पे बात की। और यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास यानी सबका विकास, क्लाइमेट चेंज के बारे में, साथ में जो जीव अभी यहाँ पे जीवों की मात्रा घटती जा रही है, जिनकी प्रजाति खत्म होती जा रही है, उनके बारे में बताया। साथ में भूमंडलीय वन सिद्धांत दिया। और साथ में एजेंडा 21 क्या है, मैंने आपको बताया कि एजेंडा 21 एक ऐसी घोषणा है जिसके अंतर्गत हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जो भी टारगेट्स हैं, हम उसको क्या करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, उसको पाने के लिए घोषणा है। साथ में इसमें हम जो गरीब देश हैं उनके अंदर जो भी रोग है, जो भी सामाजिक परिस्थितियां, उनको जो भी प्रॉब्लम है, उनको खत्म करने की बात करते हैं। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ और भी चीजें बता ली। अब ये जो मैंने आपको बताया कि भू संसाधन वाला जो पार्ट है, मैं उसको दोबारा से बताऊंगा, ये इसका पार्ट 2 हो जाएगा। और पार्ट 2 से आपको सारी चीजें, ये जो चैप्टर है आपको पूरी तरीके से मैं कंप्लीट करा दूंगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने कई सारी चीजें ले रखी है यहाँ पे। कह सकता हूँ भूमि निम्नीकरण, इसके अलावा मृदा संसाधन क्या होता है, इसमें कई प्रकार के जो मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे जलोढ़ हुआ, काली, लाल, पीली, साथ में लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, ये जो मृदाएं हैं इनके बारे में। साथ में और भी यहाँ पे आपको मैप के थ्रू मैं बताऊंगा, और यहाँ पे आपको एक एक मृदा के बारे में सारी चीजें डिटेल में समझा दूंगा। और जैसा कि आपको जलोढ़ है, काली मृदा है, इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जलोढ़ मृदा और काली मृदा में क्या अंतर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीजें मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। इसके साथ यहाँ पे लाल पीली मृदा, इसके बाद लेटराइट, फिर साथ में मरुस्थली आपके, फिर इसके बाद पर्वतीय मृदा, और यहाँ पे कुछ और टॉपिक है जैसे मृदा अपरदन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता है, तो इन चीजों को मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद ये कह सकता हूँ मृदा अपरदन के जो कारण हो गए, इसके बाद इसके उपाय क्या होंगे मृदा संरक्षण के,
और कह सकता हूँ एक दो और टॉपिक संसाधन नियोजन और साथ में इसकी आवश्यकता क्यों है, और यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के उपाय बता करके ये चैप्टर को मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद ये आपका पार्ट 2 मिल जाएगा और ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद में आई होगी। जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको कोई भी चीज समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, और अगर आपको कोई और ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में अपनी जो विचार है उसको रख सकते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि आपको किस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो आपके साथ क्लास 10th के स्टूडेंट है, जिनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही, एग्जाम की तैयारी में कोई दिक्कत आ रही। तो अगर आप वो इन चीजों को पढ़ते हैं तो उम्मीद करूंगा कि सारी चीजें उनको क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।